अकाउंट क्लास। तो देखो टॉपिक चल रहा है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, जैसे कि हम एनपीओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस तुम लोगों के पास क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं तुम लोगों के पास क्वेश्चंस हैं। दूसरी चीज, मैं क्वेश्चन नंबर फिर से नहीं बोलूंगा, ठीक है, लेकिन वही क्वेश्चन है जो हमें करना है और जो तुम लोगों के पास इस समय है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सिटी क्लब, सिटी क्लब है भाई, अच्छा क्लब होता है, घूम कर आओ किसी दिन, है ना। एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सप्लाइड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो तुम्हें मालूम ही है पहले से कि हम हर बार कौन सा अकाउंट खोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, हम कौन से साल के लिए काम कर रहे हैं, 31 मार्च 2018, अंडरलाइन कर लो, ये बड़े काम की चीज है। पूरे क्वेश्चन के अंदर जिस साल के लिए हम काम करते हैं, तुम्हें मालूम है ना, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी ईयर होता है। कौन से साल के लिए काम कर रहे हैं हम काम कर रहे हैं 2018 के लिए। एंड द बैलेंस शीट एज एट द डेट। तो हमें बैलेंस शीट भी बनानी है, जैसा कि तुम्हें मालूम ही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होती है। ओपनिंग बनाते हैं साल की स्टार्टिंग में, जिसमें सारी चीजें कौन सी आती हैं, बिगिनिंग वाली। सब्सक्रिप्शन भी कौन सा आएगा, बिगिनिंग वाला। रेंट भी कौन सा आएगा, बिगिनिंग वाला। एसेट्स भी कौन सी आएंगी, बिगिनिंग वाली। और लायबिलिटीज भी कौन सी आएगी, बिगिनिंग वाली। ओपनिंग बैलेंस शीट कभी भी बराबर नहीं आती है। ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें क्या मिलता है, कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट से जो आंसर हमें मिलता है, दैट आंसर इज नोन एज कैपिटल फंड। और तुम्हें मालूम है ये कैपिटल फंड कहां पर जाता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर जाता है। और कैसे जाता है वो हम तब बताएंगे जब हम करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर सारी चीजें कौन सी आती है, ओपनिंग वाली आती है, मतलब बिगिनिंग वाली आती है, ठीक है। तो बाकी जब ओपनिंग बैलेंस शीट करेंगे तब देखेंगे, फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हें मालूम है टिक और स्टार वाला काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टिक में उन चीजों को करवाता हूं जो चीजें किसमें जाने वाली होती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। और अब तक हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो तुम्हें टिक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, मैं टिक कराने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम लोगों के पास क्वेश्चन होना चाहिए इस समय। तो तुम देखो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले टिक कर लेते हैं भाई। देखो बैलेंस बीडी, तुम्हें मालूम है ये हमारे टिक का काम नहीं होता। सब्सक्रिप्शन भाई टिक करो। सब्सक्रिप्शन पर तो हम चूक सकते ही नहीं है। अगर मैं तुम्हें 100 क्वेश्चन कराऊं ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, कम से कम कितने क्वेश्चंस कराऊं, 100 क्वेश्चन, तो 100 के 100 क्वेश्चनों में क्या मिलेगा, सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और 100 के 100 क्वेश्चनों का सब्सक्रिप्शन किसके अंदर जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इसको तो तुम भूलो ही मत, इसको तो बिल्कुल भी भूलो ही मत। जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए सब्सक्रिप्शन का होना बहुत जरूरी है। तो बिना सब्सक्रिप्शन के, है ना, मजा नहीं आता। रेंट तुम्हें मालूम है ये भी नॉर्मल खर्चा है। रिसीव्ड, देखो ब्रैकेट में डिटेल भी लिखी हुई है, रिसीव फ्रॉम द यूज ऑफ होल। ये रेंट हमें मिला है, हमने दिया नहीं है। देखो मुझे बताओ, दो तरह के रेंट होते हैं, या तो रेंट रिसीट में होता है या फिर रेंट पेमेंट में होता है। मुझे बताओ ये रेंट कौन सी साइड में लिखा हुआ है, रिसीट साइड में मिला है ना, इसका मतलब ये रेंट हमें मिला है। मिला है तो इनकम हुई या एक्सपेंडिचर हुआ, ये हमारी हुई इनकम। देखो मुझे किराया मिला तो मेरी इनकम हुई, मैंने किराया दिया तो मेरा एक्सपेंडिचर हुआ। मुझे सैलरी मिली तो मेरी इनकम हुई, मैंने सैलरी दी तो मेरा एक्सपेंडिचर हुआ। समझ रहे हो ना, जो चीजें हमें मिलती है वो हमारी होती है इनकम, और जो चीजें हम देते हैं वो हमारा होता है एक्सपेंडिचर। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें मिला है या हमने दिया है, तो ज्यादा अपने कम दिमाग पर जोर मत डाले करो। भगवान ने जो चीज तुम लोगों को दी नहीं है या कम दी है, उस पर क्यों जोर डालते हो खामे का, अपनी आंखों पर जोर डालो। मुझे बताओ ये रेंट किस में लिखा हुआ है, रिसीट साइड में लिखा हुआ है ना। रिसीट साइड का मतलब है जो चीजें हमें मिली है। अगर यही रेंट किस में लिखा होता, पेमेंट साइड में, तो पेमेंट साइड का मतलब है जो चीजें हमने दी हैं, ठीक है। तो रेंट पर फिलहाल टिक कर लो। देखो टू प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तुम्हें मालूम है प्रॉफिट है तो नॉर्मल सी बात है, टिक होएगा इस पर, बिना प्रॉफिट के तो गुजारा ही नहीं होता। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तुम्हें मालूम है हर घर में रद्दी बेचते रहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टिक कर लो इस पर, ठीक है। मालूम है ना कई बार आ चुका है, पुरानी रद्दी बेची है भाई। देखो जो भी छोटे मोटे खर्चे रोजमर्रा में होते रहते हैं, महीने भर में होते रहते हैं, पूरे साल भर में होते रहते हैं, वो सारे के सारे खर्चे और वो सारे के सारे फायदे कहां पर आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं। अब जरा पेमेंट साइड में देखो, पेमेंट साइड में देखो सैलरी, सैलरी पर टिक कर लो, ठीक है, क्योंकि ये भी जाता है। जनरल एक्सपेंसेस हो गए, टिक कर लो। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टिक कर लो। बुक्स तुम्हें मालूम है एसेट होती है, इस पर टिक मत करना। न्यूज़पेपर नॉर्मल है भाई, रद्दी खरीदी है, कोई बहुत बड़ी चीज खरीदी है, रोज न्यूज़पेपर खरीदते हैं हम, टिक करो भाई इस पर, ठीक है। तो ये तो काम हो गया टिक का। अब बात करते हैं स्टार की। अब तुम्हें मालूम है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बाद नीचे कुछ एडजस्टमेंट लिखी हुई है, और कितनी एडजस्टमेंट है, 3-4 एडजस्टमेंट लिखी हुई है। एक एक एडजस्टमेंट को पढ़ते जाएंगे और उस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग ऊपर क्या बनाते जाएंगे, स्टार। हर एक एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या बनाते हुए चले जाना है, तुम्हें स्टार बनाना है। तो देखो द क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन, बस आगे मत पढ़ो। इससे पता चल गया ना कि ये स्टार किस पर बनेगा, सब्सक्रिप्शन पर बनेगा।
ये स्टार किस पर बनने वाला है? सब्सक्रिप्शन पर बनने वाला है। ऊपर फटाफट से सब्सक्रिप्शन को ढूंढो और जहां पर भी सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है उस पर छोटा सा क्या बना लो? स्टार बना लो। टिक करने का काम और स्टार बनाने का काम तुम लोगों को आना चाहिए, बिना इसके तो गुजारा ही नहीं है। समझ में आ गई ना बात? अगली एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं। देखो मैंने जानकर एडजस्टमेंट पूरी नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तब बता दूंगा, अभी तो बस मैं क्या बनवा रहा हूं? स्टार बनवा रहा हूं। अब जरा बी पॉइंट देखते हैं। ऑन 31 मार्च सैलरी आउटस्टैंडिंग। देखो सैलरी वर्ड मिल गया हमें, इसका मतलब ये हुआ कि ये एडजस्टमेंट कौन से टॉपिक की है? सैलरी की। ये वाली एडजस्टमेंट कौन से टॉपिक की बता रखी है? क्वेश्चन ने सैलरी की बता रखी है। ऊपर से फटाफट से सैलरी ढूंढो, या तो रिसीट साइड में मिलेगी या पेमेंट साइड में मिलेगी। देखो पेमेंट साइड में लिखी हुई है सैलरी, सैलरी पर बना दो जाकर स्टार। अब जरा सी पॉइंट देखो। ऑन 1 अप्रैल द क्लब ओन बिल्डिंग वैल्यू 2 लाख, फर्नीचर, बुक्स, है ना, ये तो तुम्हें मालूम है एसेट है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। डी पॉइंट में देखो, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। क्वेश्चन ने बोला है कि फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। फर्नीचर पर क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। मुझे बताओ, जब भी किसी भी चीज पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो खर्चा होता है ना? डेप्रिसिएशन लगना मतलब खर्चा। मुझे बताओ ऊपर क्या फर्नीचर दे रखा है? ऊपर तो फर्नीचर नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, लेकिन डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना। डेप्रिसिएशन तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जरूर आएगा। अब आएगा तो ध्यान कैसे रखें इसको? तो ध्यान रखना इस चीज का, लास्ट वाली एडजस्टमेंट का स्टार हमने ऊपर अकाउंट में नहीं लगाया, क्योंकि ऊपर अकाउंट में हमें फर्नीचर नहीं दे रखा, लेकिन इस डेप्रिसिएशन को डालना जरूर है। कैसे डालना है वो मैं तभी बता दूंगा, ठीक है? लेकिन याद रखना लास्ट वाली एडजस्टमेंट आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने टिक वगैरह काम कर लिया और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लिया है कि नहीं? क्योंकि इसको करने में कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं जो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है हमें, ठीक है? ये काम तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, बचपन का मतलब है चैप्टर की स्टार्टिंग से, ठीक है? तो बनाओ भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आ गया एक्सपेंडिचर, ये अपना अमाउंट यानी कि रुपीस, ये अपनी इनकम, ये फिर से अपना रुपीस, और ऊपर हेडिंग डाल देना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने तो हेडिंग नहीं डाला, तुम लोग ऊपर जरूर डालना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पर डालना डेबिट और वहां पर डालना क्रेडिट। चलो ये मैं डाल देता हूं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है? तो देखो ये होता है बेसिक फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, जैसा कि तुम लोगों को अब तक तो याद हो चुका होगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में सीखने वाला तो कुछ भी है नहीं, ठीक है? बेसिक फॉर्मेट है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। आइटम्स, कौन कौन सी आइटम आएगी? मैंने बताया जिस पर कोई स्टार नहीं होता सबसे पहले तो वो डाल दिया करो, जिस पर कोई भी स्टार नहीं है, ठीक है? देखो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन पर टिक हुआ है, लेकिन टिक के साथ क्या लगा हुआ है? स्टार लगा हुआ है, इसको अभी मत डालो। रेंट, रेंट पर कोई स्टार नहीं है ना, सिर्फ क्या है? टिक है, तो सबसे पहले रेंट डाल दो। बताओ रिसीट साइड में है ना? मैंने बताया था जब भी कोई चीज रिसीट साइड में होती है तो वो इनकम साइड में आती है। वैसे भी तुम्हें मालूम है अकाउंटिंग की दुनिया में जिगजैग चलता है, नागिन चाल चलती है, बिल्कुल, है ना? जो चीज इधर लिखी हुई है वो इधर आएगी और जो चीज इधर लिखी हुई है वो इधर आएगी। तो बताओ रिसीट साइड में लिखी हुई है मतलब डेबिट साइड में लिखी हुई है, तो कौन सी साइड में आएगी? क्रेडिट साइड में, है ना? तो देखो क्या लिखा हुआ है? रेंट। लिखो बाय रेंट। कितने रुपए का रेंट मिला है मुझको? जल्दी से देखकर बताओ। रेंट मिला है मुझे पूरे के पूरे 14,000 रुपए का। बताओ कितना सही रेंट मिल गया? भगवान इतना रेंट सबको दे। 14,000 रुपए का रेंट मिला। आगे देखते हैं। प्रॉफिट, बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 8,000 का। फायदा है ना? जब भी फायदा है तो इधर देखो, मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं? प्रॉफिट। लेकिन तुम लोगों को क्या लिखना है बोर्ड पे? देखो तुम लोगों को लिखना है बाय प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, पूरा का पूरा। अगर तुमने जरा सी भी चूक करी ना, ठीक है, तो मैं तो बाद में काटूंगा, टीचर पहले काट देते हैं, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में काट दिया जाएगा, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, इस बात का तुम्हें विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है? बताओ प्रॉफिट के बाद अगला टिक किस पर दिख रहा है? ओल्ड न्यूज़पेपर पर, है ना? तो कितने रुपए के न्यूज़पेपर बेचे हैं? 2,000 रुपए के। लिखो बाय, मैं तो शॉर्टकट में लिख रहा हूं,
मैं तो सीधा क्या लिख रहा हूं, बाय सेल। मैंने शॉर्टकट में क्या लिख दिया, बाय सेल। लेकिन तुम लोगों को क्या लिखना है, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है ना। देखो इधर की आइटम खत्म हो गई ना, अब उधर की आइटम देखते हैं। मुझे बताओ उधर की जो सबसे पहली आइटम है, सबसे पहली आइटम क्या दिखाई दे रही है, सैलरी। मुझे बताओ सैलरी पर टिक हुआ हुआ है, लेकिन टिक के साथ साथ क्या लगा हुआ है, स्टार। तो तुम्हें मालूम है स्टार को हम बहुत ही तसल्ली से करते हैं और बाद में करते हैं, तो अभी तो करेंगे नहीं हम। सैलरी वाले टिक को अभी हम छोड़कर चल रहे हैं, है ना, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है, लेकिन देखेंगे जरूर, छोड़ते हम किसी को नहीं है। आगे देखो, जर्नल एक्सपेंसेस। बताओ जर्नल एक्सपेंसेस पर सिर्फ टिक हुआ हुआ है ना, और जब सिर्फ टिक हुआ हुआ है तो डायरेक्ट डालो, इधर आएगा, लिखो टू जर्नल एक्सपेंसेस। मैंने शॉर्ट में लिखा है जीई, लेकिन तुम लोगों को पूरा लिखना है जर्नल एक्सपेंसेस। कितने रुपए के जर्नल एक्सपेंसेस हैं, 6,000 रुपए के। आगे देखते हैं, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। बताओ इस पर भी टिक है ना, बस स्टार नहीं है। अगर जब भी कोई स्टार आएगा तो फिलहाल मैं उसको छोड़ दूंगा, अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने रुपए के, 4,000 के। तो लिखो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन तुम लोगों को पूरा लिखना है। कितने रुपए का है बिजली का खर्चा भाई, पूरे के पूरे 4,000 रुपए का। तो फटाफट से 4,000 रुपए अपनी जेब में से निकालकर मुझको दे दो, है ना। खैर देने वाले तो तुम हो नहीं, है ना, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं बुक्स। तुम्हें मालूम है बुक्स पर तो कोई स्टार भी नहीं है और कोई टिक भी नहीं है। आगे देखते हैं न्यूज़पेपर। तुम्हें मालूम है न्यूज़पेपर पर टिक है लेकिन कोई स्टार नहीं है, तो डाल दो डायरेक्ट, लिखो टू न्यूज़पेपर। मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया, न्यूज़पेपर को एनपी, लेकिन तुम लोगों को बिल्कुल, तुम लोगों को पूरा लिखना है। कितने रुपए के न्यूज़पेपर खरीदे हैं भाई, 8,000 के। चाहे पढ़ते ना हो लेकिन खरीदोगे जरूर, है ना, किताबें तो पढ़ी नहीं जाती। 8,000 के न्यूज़पेपर खरीद लिए, ठीक है। ये तो बात हुई टिक वाली। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे, क्यों, क्योंकि स्टार बचा हुआ है। क्योंकि क्या बचा हुआ है, स्टार बचा हुआ है। मुझे देखकर बताओ सबसे पहला स्टार, वापिस आ जाओ रिसीट साइड में, रिसीट साइड में वापिस आ जाओ। बताओ सबसे पहला स्टार सब्सक्रिप्शन पर है ना। मैंने तुम्हें बताया है कभी भी ऐसा तो मिलता ही नहीं है कि सब्सक्रिप्शन पर स्टार ना हो, हमेशा होता है। तो पहले तो लिखो टू इधर आता है ना, लिखो बाय, भाई सब्सक्रिप्शन पर स्टार है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। स्टार मुझे कह रहा है नीचे जाने को, देखते ही नीचे क्या है, देखो सब्सक्रिप्शन वाला स्टार ढूंढो। बताओ सबसे पहली एडजस्टमेंट लिखी हुई है ना, सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई है, ए। ध्यान से सुनना, द क्लब हैज 50 मेंबर्स। मुझे बताओ क्लब के कितने मेंबर थे, 50 मेंबर थे। मतलब ये जो सिटी क्लब बना रखा था, इस क्लब के अंदर कितने मेंबर थे, 50 मेंबर थे। बताओ जब 50 मेंबर थे तो हर एक मेंबर सब्सक्रिप्शन देगा ना। हर एक मेंबर की जिम्मेदारी होती है कि वो पार्टिसिपेट करे और वो क्या दे, सब्सक्रिप्शन दे। अब देखते हैं कितना कितना देना था। देखो द क्लब हैज 50 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। और हर एक मेंबर को कितने रुपए का सब्सक्रिप्शन देना था, 500 रुपए का। हर एक मेंबर को, बोर्ड पे देखो, अब जरा बोर्ड पे देखो, मेंबर कितने थे, 50। भाई मेंबर कितने थे, 50 मेंबर थे। और हर एक मेंबर को कितना सब्सक्रिप्शन देना था, 500 रुपए के हिसाब से। तो मुझे बताओ कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था मेरे पास एक साल में। मेरे पास एक साल में 25,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था या नहीं, सोच समझ कर बताना। क्लब के अंदर कितने मेंबर लगे हुए थे, 50 मेंबर, और हर एक मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन देता है हर साल, 500 रुपए का। तो बताओ हर साल मेरे पास कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था, 25,000। मैंने तुम्हें बताया था, शायद एक आध क्वेश्चन पहले भी ऐसा आया था मेंबर वाला। जब भी क्वेश्चन तुम्हें मेंबर वाला सब्सक्रिप्शन बताएगा ना, मतलब जब भी क्वेश्चन तुम्हें क्या बताएगा कि कितने मेंबर हैं और कितना सब्सक्रिप्शन देता है, एक मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन देता है, तब तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्या बन जाता है, आसान बन जाता है। तब तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्या बन जाता है, आसान बन जाता है। अब मुझे बताओ एक साल के अंदर कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था। बोर्ड पे देखो कैसे लिखना है, इधर देखो, सब्सक्रिप्शन के नीचे ब्रैकेट में लिखना 50 इंटू 500। तो एक साल में टोटल सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था 25,000 रुपए का। कोई डाउट तो नहीं है ना, कैसे आया, देखो जरा। मैं एडजस्टमेंट नंबर ए को एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, देखो द क्लब हैज 50 मेंबर्स। अपने क्वेश्चन के अंदर देखो, द क्लब हैज 50 मेंबर्स। क्लब के अंदर कितने मेंबर थे, सिर्फ 50 मेंबर थे। क्लब के अंदर कितने मेंबर थे, सिर्फ 50 मेंबर। और हर एक मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना देता है, 500 रुपए का। तो मुझे बताओ एक साल का कितना सब्सक्रिप्शन बना, एक साल का बना 25,000। तुम कहोगे ये आगे क्या करें, आगे तो लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वगैरह। और क्वेश्चन के अंदर जो डिटेल थी 2016-17 की, 17-18 की और 18-19 की, है ना, 3-3 सब्सक्रिप्शन लिखे थे, उनका क्या करें। ध्यान से सुनो, उन सबका भी बहुत कुछ होना है, लेकिन उनका काम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बिल्कुल भी नहीं है। उनका काम है ओपनिंग बैलेंस शीट में, उनका काम है क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। समझ में आया। बस मेरी एक बात को दिमाग में बिठा लो, जब भी क्वेश्चन तुम्हें मेंबर के बारे में बता देता है ना,
जब भी क्वेश्चन तुम्हें मेंबर के बारे में बताएगा तो सब्सक्रिप्शन निकालने का तरीका ये होता है, मेंबर और एक मेंबर का सब्सक्रिप्शन 500, तो 50 मेंबर का सब्सक्रिप्शन 25,000 बस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो ये करना होता है। अब मुद्दे की बात ये कि बाकी का वो क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, ये जो आउटस्टैंडिंग दे रखा है ना, तो इसका भी करेंगे, लेकिन इसका यहां पर कुछ नहीं करने वाले। इसका कहां पर होएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में होएगा। इसका कहां पर होएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका कुछ भी नहीं होने वाला, और ना ही इसका कुछ करने की जरूरत है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो जब भी मेंबर दे दे तो मेंबर देने पर तो क्वेश्चन ऐसे करे करो, आउटस्टैंडिंग के चक्कर में कभी भी मत पड़े करो। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, ठीक है। खैर, सब्सक्रिप्शन का स्टार्ट तो हमने निपटा दिया। कैसे निपटा दिया, 50 मेंबर 500 के हिसाब से कितना सब्सक्रिप्शन आ गया, 25,000। अब जरा आगे देखते हैं। रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ओल्ड न्यूज़पेपर हो गया। अब उधर देखो, सैलरी पर स्टार है ना भाई, सैलरी पर स्टार है और सैलरी उधर लिखी हुई है, तो सैलरी आएगी इधर। तो लिखो टू सैलरी। देखते हैं सैलरी अभी इस साल कितनी आई है। मुझे बताओ सैलरी मैंने कितनी दे दी, 28,000 रुपए की सैलरी दे चुका हूं। अब जरा स्टार पढ़ते हैं। बी पॉइंट को देखो, बी पॉइंट के अंदर कुछ सैलरी बता रखी है, बोर्ड पे देखो, अपने क्वेश्चन के अंदर देखो, देखो ऑन 31 मार्च 2018 सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू ₹2,000। देखो 2,000 रुपए की सैलरी मैंने अभी तक नहीं दी है। 2,000 रुपए की सैलरी अभी तक क्या चल रही है, आउटस्टैंडिंग चल रही है, मतलब मैंने अभी तक नहीं दी है। बताओ 2,000 की सैलरी अगर अभी तक मैंने नहीं दी है तो देनी तो पड़ेगी ना, देनी तो पड़ेगी, जोड़नी चाहिए ना। बताओ आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मैंने तुम्हें दो बातें बता रखी है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड जोड़ा जाता है और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस किया जाता है। तो बताओ 31 मार्च 2018 ये एंड है ना, 31 मार्च 2018 को क्या हो रहा है, एंड। तो ये 2,000 रुपए की सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग एट एंड है। तो लिखो इसको ऐड किया जाएगा, लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग। कितने रुपए की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, 2,000। कितने रुपए की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, 2,000। एंड जरूर लिखना, देखो जगह कम है, मैंने सिर्फ क्या लिखा है, मैंने लिखा है आउटस्टैंडिंग एंड, तुम्हें पूरा लिखना है आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तुम्हें क्या लिखना है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। एंड में आउटस्टैंडिंग सैलरी उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, एंड वाली आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं। लेकिन अगर कोई बिगिनिंग में होती है तो उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखो एक एडजस्टमेंट हो रहा है इसी के अंदर, ये तो निपटा दी हमने। अब जरा आगे देखो, सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इंक्लूडेड 6,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये कह रहा है 31 मार्च 2018 के अंदर जो मैंने सैलरी पेड करी है उसके अंदर 6,000 की सैलरी कौन से साल की थी, 2017 की थी। देखो सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, जो सैलरी मैंने 31 मार्च 2018 को पेड करी थी उसके अंदर 6,000 की सैलरी कौन से साल की थी, 31 मार्च 2017 की थी। मुझे बताओ हम काम कौन से साल के लिए कर रहे हैं, 2017 के लिए कर रहे हैं या 2018 के लिए कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं 2018 के लिए। और ये कौन सी सैलरी की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है 2017 की सैलरी की। बताओ 2017 बिगिनिंग है ना, 2017 31 मार्च 2017 क्या कहलाएगा, बिगिनिंग कहलाएगा। और बताओ बिगिनिंग की सैलरी को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, अभी अभी बताया था। तो लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, बिगिनिंग वाली सैलरी को क्या करेंगे, लेस करेंगे। हाँ अब इसको फाइनल कर दो, देखो 2,000 की सैलरी ऐड करनी है और 6,000 की सैलरी माइनस करनी है, तो कुल मिलाकर 4,000 माइनस करने हैं, तो फाइनल सैलरी कितनी चली गई, 24,000। दो बातें दिमाग में बिठा लो, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस किया जाता है, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस किया जाता है, ठीक है, और एंड का आउटस्टैंडिंग ऐड किया जाता है। ये बातें मैंने तुम लोगों को पहले भी कई बार बता दी है, सेपरेट क्वेश्चंस भी करे थे इस पर हमने, ठीक है। मैं इस वाली एडजस्टमेंट को फिर से रिकॉल करा देता हूं। देखो स्टार्टिंग का तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, आगे का बता देता हूं। सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को जो सैलरी हमने दी थी उसके अंदर 6,000 रुपए की सैलरी किसकी थी, 2017 की थी। अब मुझे बताओ 2017 बिगिनिंग है ना, इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग का, और बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस किया जाता है और एंड का आउटस्टैंडिंग ऐड किया जाता है, ठीक है। तो फाइनली कितना आ गया तुम्हारा, 24,000 रुपीज। फटाफट से तुम लोग इतनी सैलरी मुझको दे सकते हो, ठीक है। अगला स्टार देखते हैं। तो देखो ऊपर अकाउंट में तो अगला स्टार कोई बचा नहीं, लेकिन तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें एक स्टार के बारे में बताया था, उसको भूलना मत। फर्नीचर पर मैंने तुम्हें बताया था
कि फर्नीचर पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमारा खर्चा होता है। हाँ, ऊपर तो क्वेश्चन के अंदर फर्नीचर दे नहीं रखा, लेकिन नीचे जरूर दे रखा है। अब जरा एडजस्टमेंट नंबर सी को पढ़ो। एडजस्टमेंट नंबर सी देखो, ऑन 1 अप्रैल 2017 द क्लब ओन बिल्डिंग, क्लब के पास बिल्डिंग है, क्लब के पास फर्नीचर भी है और क्लब के पास बुक्स भी है। मुझे काम की चीज क्या चाहिए, फर्नीचर। बताओ फर्नीचर कितने रुपए का है, 20,000 का। अब जरा एडजस्टमेंट नंबर डी को पढ़ो। बताओ फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कितने परसेंट लगाया जा रहा है। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है 10% का। फर्नीचर पर कितने परसेंट का डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है, 10% का। अगर ये 10% का डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर लगाया जा रहा है तो खर्चा है ना, और उस खर्चे को हम यहां पर जरूर लिखेंगे। तो लिखो टू डेप्रिसिएशन, और किस पर है ये डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पर। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। हाँ बताओ 20,000 का 10% कितना डेप्रिसिएशन आएगा, 20,000 के फर्नीचर का 10% डेप्रिसिएशन आ गया 2,000 रुपए का। कितना आ गया भाई, 2,000 रुपए का आ गया। तो देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचा। अब तुम इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, या तो सरप्लस आएगा या फिर डेफिशिएट आएगा। तो इस क्वेश्चन के सरप्लस या डेफिशिएट को कैलकुलेट करो वीडियो पोस्ट करके, क्योंकि इसका फाइनल सॉल्यूशन मैंने नहीं कराया है। मतलब इसको बैलेंस वगैरह करके या तो सरप्लस निकालो या डेफिशिएट निकालो। आंसर तुम लोगों के पास होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन के नीचे आंसर दे रखा होगा, या तो सरप्लस आ रहा होगा या डेफिशिएट आ रहा होगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, सरप्लस आएगा 5,000 रुपए का मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन के अंदर सरप्लस कितने का आना चाहिए, 5,000 रुपए का। मैं उम्मीद करता हूं तुम ध्यान से करोगे, ठीक है। तो वीडियो पोस्ट करके ये काम तुम खुद से कर सकते हो। अब तुम्हें मालूम है, अब हम इसमें क्या बनाने की कोशिश करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तभी तो 8 नंबर पूरे मिलेंगे। बनाते हैं अब इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट। तुम्हें जैसा कि मालूम ही है, दो बैलेंस शीट बनाई जाती है। एक तो होती है अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट और सेकंड वन होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट। तुम्हें मालूम है, जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो हर उस आइटम को डालते हैं जो स्टार्टिंग में होती है। जो कहां पर होती है, स्टार्टिंग में होती है। तो स्टार्ट करते हैं, फिर बातें बनाने से क्या फायदा, ठीक है। बनाओ भाई। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तुम लोगों को आता है। तुम्हें मालूम है, ओपनिंग बैलेंस शीट कभी भी इक्वल नहीं आती है। वैसे भी तुम लोगों की बैलेंस शीट तो कभी इक्वल आती भी नहीं है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में से हमें क्या मिलता है, कैपिटल फंड मिलता है। ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें क्या मिलता है, कैपिटल फंड। स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। तुम लोगों के पास में फिर से वही बोल रहा हूं, क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, दिमाग हो या ना हो। वैसे दिमाग कुछ खास है भी नहीं तुम लोगों के पास, ठीक है। जो थोड़ा बहुत है वो तुम खत्म कर चुके हो। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले डाला जाता है कैश का हिसाब किताब। तुम लोगों के पास इस समय रिसीट्स एंड अकाउंट है। जो क्वेश्चन तुम लोगों के पास है, उस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट दे रखा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर तुम्हें मालूम होगा सबसे पहले क्या लिखा हुआ होता है, टू बैलेंस बीडी। मतलब क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है, बैलेंस दे रखा है। और कितना बैलेंस दे रखा है, 7,000। ये जो बैलेंस बीडी होता है ना, ये कैश का बैलेंस होता है। ये जो क्वेश्चन हमें क्या देता है, बैलेंस बीडी, ये हमें कौन सा बैलेंस देता है, कैश का बैलेंस। और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है। स्टार्टिंग वाला बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है। कितने रुपए का बैलेंस है, 7,000 का। देखो पहले डाल लो इधर, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, ठीक है। हाँ अब बैलेंस डाल देते हैं भाई। हाँ कितना बैलेंस बीडी था, 7,000 रुपए। फटाफट से कैश एट बैंक करके या कैश इन हैंड करके यहां पर डाल दो। तो मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं कैश इन हैंड। कितने रुपए का कैश इन हैंड है, 7,000 रुपए का। ये जो बैलेंस बीडी होता है ये कैश इन हैंड होता है। कभी कभी तो इसी नाम से लिखा हुआ होता है, डायरेक्ट कैश इन हैंड। सीधा का सीधा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में किस नाम से लिखा हुआ होता है, कैश इन हैंड। ये जो बैलेंस बीडी होता है ये कैश का अमाउंट होता है और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। स्टार्टिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। और देखो इसी अकाउंट के एंड में देखो क्या लिखा हुआ है, बैलेंस सीडी। ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, पेमेंट साइड में बाय बैलेंस सीडी। सीडी बैलेंस लिखा हुआ है ना, ये भी कैश का बैलेंस होता है, लेकिन सीडी वाला जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में और बीडी वाला जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट में। बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन, मतलब हमने बिजनेस की क्या करी, शुरुआत करी। और सीडी का मतलब क्लोज डाउन, मतलब बिजनेस के अकाउंट को क्या करा, बंद करा। समझ रहे हो ना। तो बंद वाला बंद बैलेंस शीट में, मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और बीडी वाला ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं। तुम्हें मालूम होगा इस बैलेंस शीट के अंदर हर वो चीज आती है जो ओपनिंग में होती है, मतलब बिगिनिंग वाली चीजें।
सारी की सारी कौन सी चीजें आती हैं इस बैलेंस शीट के अंदर? बिगिनिंग वाली चीजें, ठीक है। तो देखते हैं, ज्यादातर ओपनिंग बैलेंस शीट किससे बनती है? एडजस्टमेंट से बनती है। तो हमेशा किस पर फोकस करे करो? एडजस्टमेंट पर। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें क्या डालना होता है? बैलेंस। हाँ, बैलेंस डालने के बाद एक एक करके क्या पढ़नी होती है? एडजस्टमेंट। एक एक करके क्या पढ़नी होती है तुम्हें? एडजस्टमेंट पढ़नी होती है। तो स्मॉल ए देखते हैं, मुझे बताओ स्मॉल ए के अंदर पढ़ते हैं जरा। द क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। तो देखो 50 मेंबर थे, 500 के हिसाब से कितना सब्सक्रिप्शन बन रहा था, याद है ना? हमने इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितने रुपए का सब्सक्रिप्शन बनाया था? 25,000 का। यहां तक तो अभी हमें कुछ पता नहीं चला। अब आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। मुझे बताओ हम काम कौन से साल के लिए कर रहे हैं? हम 31 मार्च 2017 के लिए कर रहे हैं या 31 मार्च 2018 के लिए कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं 31 मार्च 2018 के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 31 मार्च 2017 है, अंडरलाइन करो अपने क्वेश्चन के अंदर, इस वाली डेट पर अंडरलाइन करो और अंडरलाइन करके लिखो शॉर्ट में बिगिनिंग। 31 मार्च 2017 कौन सी डेट कहलाएगी? बिगिनिंग वाली। 31 मार्च 2017 को क्या बोला जाएगा? बिगिनिंग वाली डेट। 31 मार्च 2017 को क्या बोला जाएगा? बिगिनिंग वाली डेट। तो बताओ कितने आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन? कितने रुपए का आउटस्टैंडिंग है? 6,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में। बिगिनिंग में कितने रुपए का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है? 6,000 रुपए का। 6,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग है, तो लिखो, तुम्हें मालूम है सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग यहां पर आता है, लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और कितने रुपए का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में? 6,000 रुपए का। तुम्हें बिगिनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस क्या लिखना पड़ेगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तुम्हें सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहली एडजस्टमेंट तो हो गई, दूसरी एडजस्टमेंट देखते हैं। ऑन 31 मार्च 2018। बताओ 31 मार्च 2018, बताओ ये ओपनिंग डेट है या क्लोजिंग डेट है? ये तो क्लोजिंग डेट है, इसका मतलब बिगिनिंग वाला तो मिल नहीं पाएगा हमें। आगे बढ़ते हैं। फिर भी कितनी सैलरी आउटस्टैंडिंग थी? 2,000। अब आगे देखो, सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इंक्लूडेड 6,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये कह रहा है 6,000 रुपए की सैलरी कौन से साल की थी? 31 मार्च 2017 की। ये बात समझ में आ रही है ना? 31 मार्च 2017 पर फिर से क्या करो? अंडरलाइन करो अपने क्वेश्चन के अंदर। 31 मार्च 2017 पर अंडरलाइन कर लो। ये कह रहा है कि जो 6,000 रुपए की सैलरी थी वो कौन से साल की थी? 31 मार्च 2017 की थी। और बताओ 31 मार्च 2017 की अगर वो सैलरी थी तो वो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माना जाएगा या एंडिंग माना जाएगा? 31 मार्च 2017 सैलरी क्या मानी जाएगी? आउटस्टैंडिंग, वो भी बिगिनिंग, ठीक है। क्योंकि सैलरी हमारा क्या होती है? खर्चा, तो लायबिलिटी में आएगा। तो लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी। और कितने रुपए की सैलरी आउटस्टैंडिंग थी बिगिनिंग में? 6,000 रुपए की सैलरी। 6,000 रुपए की सैलरी आउटस्टैंडिंग थी। अब आगे देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर सी। ऑन 1 अप्रैल 2017, अंडरलाइन करो इस वाली डेट पर भी। 1 अप्रैल 2017। मुझे बताना ये ओपनिंग की डेट है या क्लोजिंग की डेट है? ये जो हमें दे रखी है ये डेट क्या मानी जाएगी? ओपनिंग की डेट। और मानी क्या जाएगी? 1 अप्रैल 2017 ओपनिंग की ही डेट होती है। तो मुझे बताओ सारा काम इसमें आने वाला है ना? आगे देखते हैं। द क्लब ओन बिल्डिंग 2 लाख। क्लब के पास बिल्डिंग थी, कितने रुपए की बिल्डिंग थी? 2 लाख रुपए की बिल्डिंग। क्लब ने जब बिजनेस शुरू करा था तो बिजनेस शुरू करते समय उसके पास कितने रुपए की बिल्डिंग अवेलेबल थी? 2 लाख रुपए की। क्योंकि बिजनेस शुरू करा था मतलब ओपनिंग, तो डाल दो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। कितने रुपए की बिल्डिंग आ गई उसके पास? 2 लाख रुपए की। डाल देते हैं 2 लाख। फर्नीचर, बताओ फर्नीचर भी कितने रुपए का था? 20,000 रुपए का। फर्नीचर हमें कितना दे रखा है? 20,000 रुपए का। मुझे बताओ 1 अप्रैल 2017 को उसके पास फर्नीचर था और इस क्वेश्चन के अंदर फर्नीचर पर कुछ डेप्रिसिएशन भी लगा था, याद है ना तुम्हें? फर्नीचर पर 10% का डेप्रिसिएशन भी लगा था। लेकिन मुझे बताओ जिस दिन फर्नीचर खरीदते हैं उसी दिन लग जाता है या पूरे साल भर लगता है? पूरे साल भर लगता है, स्टार्टिंग में नहीं लगता। स्टार्टिंग में तो उतनी ही वैल्यू रहती है। तो लिखो कितनी वैल्यू है फर्नीचर की? भाई स्टार्टिंग में फर्नीचर की वैल्यू कितनी बता रखी है हमें? 20,000। तो 20,000 रुपए का फर्नीचर, 20,000 रुपए पूरे के पूरे बैलेंस शीट में डाल दो। 20,000। आगे देखते हैं एंड बुक्स। बताओ किताबें 20,000। बताओ किताबों पर भी डेप्रिसिएशन लगा होगा तो भी नहीं लगाएंगे और नहीं लगा होगा तो भी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता। मान लो कोई एसेट खरीद के लाए हो, क्या पहले दिन ही डेप्रिसिएशन लग जाता है? हालांकि उसकी वैल्यू तो घट गई लेकिन टेक्निकली देखो उसी दिन डेप्रिसिएशन नहीं लगता, पूरे साल के एंड में लगता है। तो लिखो यहां पर बुक्स। कितने रुपए की बुक्स थी भाई? बुक्स थी 20,000 रुपए की।
बताओ, इतनी महंगी महंगी बुक्स हैं और तुम्हारे जैसे बच्चे इन किताबों को बर्बाद करते हैं। तो बुक्स है 20,000 की। आगे देखते हैं, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट नंबर डी पढ़ रहा हूं। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो देखो फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन का हमारा कोई काम नहीं है, तो हमने सारी चीजें डाल दी। अब तुम्हें मालूम है ये वाली बैलेंस शीट कभी भी इक्वल नहीं आती है, और वैसे भी तुम लोगों की बैलेंस शीट तो इक्वल आने से रही, ठीक है। खैर यहां पर हम बैलेंस बनाएंगे, तुम्हें मालूम है यहां पर बनने वाले बैलेंस को क्या बोला जाता है, कैपिटल फंड, और वो कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में पहुंचाया जाएगा। अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो देखो इसका जो हायर टोटल होएगा, इसका हायर टोटल आएगा तुम्हारा 2,53,000, 2,53,000 रुपए, ठीक है। और तुम्हें मालूम है जैसे अकाउंट करते हैं ना, बिल्कुल इसको भी वैसे ही करेंगे बैलेंस शीट को। अकाउंट को कैसे बैलेंस करते हैं, जो भी हायर टोटल आता है उसको इधर भी लिखा जाता है और उसी हायर टोटल को यहां पर भी लिखा जाता है, और माइनस करके क्या बना दिया जाता है, उसका बैलेंस। तो देखो 2,53,000 में से 6,000 जाएंगे तो ये बचेगा तुम्हारा 2,47,000, और इसके आगे लिखना CF। CF का मतलब है कैपिटल फंड, लेकिन तुम लोगों को पूरा लिखना है, कभी तुम भी शॉर्ट में CF लिख दो। मैं कभी भी क्लास में आकर किसी भी बच्चे के रजिस्टर को देख सकता हूं, अगर मेरे मुताबिक काम नहीं मिला तो तुम्हारा वो पेज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो जैसा मैं बोलता हूं बिल्कुल उसी तरीके से तुम लोगों के रजिस्टर में काम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो बना है वो क्या बना है, कैपिटल फंड। अब तुम्हें मालूम है ये जो कैपिटल फंड होता है, इस कैपिटल फंड को हम कौन सी बैलेंस शीट के अंदर पहुंचाएंगे भाई, इस कैपिटल फंड को हम पहुंचाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इस कैपिटल फंड को कौन सी बैलेंस शीट में पहुंचाया जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। तो पहुंचाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। मैंने तुम्हें हमेशा से एक बात बोली है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाने के लिए किसकी हेल्प लिया करो, ओपनिंग बैलेंस शीट की। ओपनिंग बैलेंस शीट को देखते जाओ, क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाते जाओ। ओपनिंग बैलेंस शीट की आइटम को देखते जाओ और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते जाओ। तो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाने के लिए तुम्हें किसकी हेल्प लेनी चाहिए, क्लोजिंग, ओपनिंग की, ठीक है। कभी भी गलती नहीं हो सकती। तो हेडिंग डाल देना ऊपर क्लोजिंग बैलेंस शीट, मैंने हेडिंग नहीं डाला। क्लोजिंग थोड़ी सी बड़ी बनाया करो एज कंपेयर टू ओपनिंग, क्योंकि क्लोजिंग में थोड़ी सी ज्यादा आइटम आती है। क्लोजिंग में थोड़ी सी नॉर्मली ज्यादा आइटम आती हैं, लाइबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स, रुपीज, ठीक है। हमेशा क्लोजिंग को बनाने के लिए तुम्हें किसकी मदद लेनी चाहिए, ओपनिंग की। ओपनिंग बैलेंस शीट को देखते जाएंगे, एक एक आइटम को उठाते जाएंगे और कहां पर लेकर आएंगे, हर उस आइटम को क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट को आगे बनाते हैं। तो मैंने बताया था ओपनिंग को देखते जाओ। बताओ ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले एक काम करते हैं, एसेट को देख लेते हैं। तुम लोगों ने अपने रजिस्टर में ओपनिंग बैलेंस शीट अभी अभी बनाई है, उस ओपनिंग बैलेंस शीट को देखो। बताओ ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर एसेट में देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर किस में देखना है तुम्हें, एसेट में। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम लायबिलिटी देख लो पहले चाहे एसेट पहले देख लो। मैं एसेट्स पहले देख रहा हूं। तो देखो एसेट्स में सबसे पहले तुम्हें क्या दिख रहा है, कैश इन हैंड। तो एक काम करते हैं, कैश इन हैंड तुम्हें मालूम है ना ये बैलेंस पता चलता है। अब जरा अपने रिसीट्स एंड अकाउंट में आ जाओ, रिसीट्स एंड अकाउंट को देखो। बताओ बैलेंस बीडी कितना था, 7,000, लेकिन हम बीडी बैलेंस नहीं लेते हैं, मैंने बताया था बीडी बैलेंस जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट में, लेकिन सीडी बैलेंस जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो इस समय हम बना रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो मैं बात करूंगा सीडी बैलेंस की। हाँ, पेमेंट साइड के एंड में देखो सीडी बैलेंस हमें दे रखा है, पेमेंट साइड के एंड में देखो सीडी बैलेंस क्वेश्चन ने हमें दिया है, और कितना दे रखा है सीडी बैलेंस, 4,000। तो लिखो आएगा तो वही कैश इन हैंड, लेकिन अमाउंट कितना आएगा, 4,000, क्योंकि मैं सीडी बैलेंस की बात कर रहा हूं, और सीडी बैलेंस क्वेश्चन ने हमें सिर्फ 4,000 दिया है, यानी कि 4,000 रुपए। अब मैं फिर से वही बोलूंगा, ओपनिंग बैलेंस शीट की हेल्प लेते जाओ और क्लोजिंग बनाते जाओ। अब बताओ ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर कैश इन हैंड के बाद अगली आइटम क्या है। देखो अगली आइटम क्या लिखी हुई है, सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है, बिगिनिंग वाला। ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है, बिगिनिंग वाला। लेकिन मुझे कौन सा सब्सक्रिप्शन से मतलब है, अब एंडिंग वाले सब्सक्रिप्शन से। अब जरा ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। थोड़ी देर के लिए पेन को तुम लोग रजिस्टर पे छोड़ दो और 3 मिनट के लिए कम से कम बोर्ड पर ही
फोकस करना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लापरवाही कर दी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि सब्सक्रिप्शन कैसे आया एंडिंग वाला। एंडिंग वाला सब्सक्रिप्शन अगर सीखना है तो इस क्वेश्चन से बढ़िया क्वेश्चन कोई और बना ही नहीं पूरे टीएस गरेवाल में, या किसी भी नोट्स के अंदर, या किसी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अंदर। अगर तुमने इस क्वेश्चन में एंडिंग वाला सब्सक्रिप्शन सीख लिया तो समझो तुम्हारा 99.9% सब्सक्रिप्शन का टॉपिक सॉल्व हो गया। इतना इंपॉर्टेंट है। मैं इतना पार्ट रब कर रहा हूं समझाने के लिए। जो जो मैं सवाल पूछता जाऊंगा उसका जवाब साथ साथ देते रहना। हाँ, उसके लिए तुम रजिस्टर की हेल्प ले सकते हो, देख देख कर बता सकते हो। वैसे भी देख कर ही बता पाओगे, और हो सकता है कुछ बच्चे देख कर भी ना बता पाए। मुझे बताओ, हमें कौन से साल के लिए काम करने को बोला गया है? 2018 के लिए। हम काम कर रहे हैं सिर्फ 2018 वाले के लिए, और मैंने बताया था 2018 में 50 मेंबर का 500 के हिसाब से 50 मेंबर थे ना, याद है ना इस क्वेश्चन में? अगर नहीं है याद तो तुम लोग अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को देखो, तुमने रजिस्टर में सॉल्व कर रखा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 50 मेंबर का 500 के हिसाब से तुमने 25,000 सब्सक्रिप्शन लिख रखा है। तुमने कितना सब्सक्रिप्शन लिख रखा है? 25,000 रुपए। समझ में आ गई बात? मतलब कि एक साल के दौरान कितना सब्सक्रिप्शन आना था मेरे पास? 25,000 रुपए आना था। ये बात समझ में आ रही है ना? 2018 में मुझे 50 मेंबर का कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था? 25,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था, क्योंकि एक साल का मेरा इतना ही बनता है। इतना बनता है ना, पहले तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आधों को यही नहीं पता चल पा रहा है कि 25,000 कैसे बना। 25,000 ऐसे बना क्योंकि 50 मेंबर थे और 500 रुपए के हिसाब से उनका 25,000 बनता है। इतना रुपए का सब्सक्रिप्शन मेरे पास आना चाहिए था। ठीक है, अब जरा अपने क्वेश्चन में देखो, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो क्वेश्चन ने हमें दे रखा है, अपने क्वेश्चन का इस्तेमाल करो और उसके अंदर देखो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें दे रखा है ना। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर देखो टू सब्सक्रिप्शन, क्या लिखा हुआ है? टू सब्सक्रिप्शन। बताओ, 3 साल लिखे हुए हैं ना, 2016 से 17, 17 से 18, 18 से 19। कितने सब्सक्रिप्शन लिखे हुए हैं अंदर? 3-3 सब्सक्रिप्शन। आंखों का इस्तेमाल करो, दिमाग का तो कर नहीं पाओगे, है तो नहीं। देखो 2016 से 17 पहला सब्सक्रिप्शन कितना लिखा हुआ है? 5,000 रुपए। 2017 से 18 कितना सब्सक्रिप्शन? 20,000 रुपए। और 2018 से 19 का सब्सक्रिप्शन ये कितना लिखा हुआ है? 4,000 रुपए। अब जरा इधर देखो, छोड़ो, मैं तुम लोगों को यहां पर लिखकर दिखा देता हूं। मैं सारा रब कर दूंगा बाद में, थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूं बस। 16-17 का सब्सक्रिप्शन, 17-18 का सब्सक्रिप्शन, 18-19 का सब्सक्रिप्शन। कितने लिखे हुए हैं? 5,000, 20,000, 4,000। बताओ, ये 3 सब्सक्रिप्शन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखे हुए हैं ना। मुझे बस इतना देखकर बताओ, मैं इन 3 में से कौन से वाले साल के लिए काम कर रहा हूं? सबसे पहले वाला, बीच वाला, या एंड वाला? मैं काम कर रहा हूं बीच वाले के लिए। बताओ, इस वाले साल के लिए काम किया जा रहा है ना। काम कौन से साल के लिए किया जा रहा है? काम किया जा रहा है 17-18 के लिए, मतलब 2017 से, मतलब कि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक के लिए काम किया जा रहा है। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक के लिए क्या किया जा रहा है? काम किया जा रहा है। अब जरा गौर करो, 17-18 के हमने इस साल कितने रुपए रिसीव करें? 20,000। 2017-18 का कितना सब्सक्रिप्शन मेरे पास आया है? केवल सिर्फ और सिर्फ कितना सब्सक्रिप्शन आया है? 20,000। जबकि 2017-18 का कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था मेरे पास? बोलो, मुझे 2017-18 का कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था? 25,000। और मिला कितना है? 20,000। मुझे बताओ, मिलना चाहिए था 25,000 और मिला है 20,000। क्या थोड़ा बहुत आउटस्टैंडिंग बचा या नहीं बचा? थोड़ा बहुत आउटस्टैंडिंग बचा। और कितना आउटस्टैंडिंग बच गया? मेरे पास बच गया 5,000 रुपए। कैसे निकाले? तुमने 25,000 में से कितने रुपए माइनस कर दिए? 20,000। तब जाके तुम्हें पता चल गया कि 5,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन अभी तक क्या चल रहा है? आउटस्टैंडिंग चल रहा है। पूरा साल खत्म हो गया, अभी तक क्या चल रहा है? ये हमारा आउटस्टैंडिंग चल रहा है। और बताओ, अगर अभी तक आउटस्टैंडिंग चल रहा है तो ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड कहलाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 25,000। 17-18 के मिले कितने? 20,000। 5,000 अभी तक नहीं मिले। और जो चीज बिल्कुल अभी तक मिली ही नहीं है, जो चीज अभी तक हमें मिली ही नहीं है, वो चीज अभी तक क्या चल रही है? आउटस्टैंडिंग चल रही है। उस चीज को हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। पूरा साल खत्म हो गया, अभी तक नहीं मिला। 5,000 तो ये बने, अभी थोड़ा सा और बाकी है। अब बोर्ड पे देखते हैं ना, ये तो फिर भी आसान था। अब बाकी का जो आएगा वो और भी ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल का मतलब है थोड़ा सा बारीकी से समझना। मैंने पहले ही बोला है, स्क्रीन पर फोकस रहना चाहिए कम से कम 3-4 मिनट के लिए, तब जाके तुम्हें सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से क्या होएगा? क्लियर। अब देखते हैं कि बाकी का पैसा क्या है। अब जरा अपने क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट नंबर ए को पढ़ो। अपने क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट नंबर ए को ध्यान से पढ़ो। मुझे देखकर बताओ, ए के अंदर क्या लिखा हुआ है?
द क्लब हैज 50 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। इसका तो कोई काम नहीं है, आगे पढ़ो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। मुझे बताओ 2017 के कितने आउटस्टैंडिंग थे? 6000 थे ना। बताओ 2017 का सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का आउटस्टैंडिंग था? 6000 का। देखो बोर्ड पे अब 2017 ना, और क्या लिखा हुआ है? 31 मार्च। 31 मार्च 2017 का कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था? 6000। तुम सोच रहे होंगे मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं जबकि ये तो बिगिनिंग वाला है और मैं निकाल रहा हूं एंडिंग वाला, तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ध्यान से देखो, मुझे बस इतना देखकर बताओ स्टार्टिंग में कितना आउटस्टैंडिंग बता रखा है? 6000। देखो ये बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था ना 6000 रुपए का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था स्टार्टिंग में 6000 रुपए का, ठीक है। और इस साल की स्टार्टिंग के कितने रुपए आए हैं मेरे पास? इस साल की स्टार्टिंग के आए हैं 5000 रुपए। अगर मैं तुमसे कहूं इस साल की स्टार्टिंग में 10 रुपए आउटस्टैंडिंग थे और तुमने अभी तक 3 रुपए दिए हैं, मेरे को ध्यान से सुनना। इस साल की स्टार्टिंग में कितने रुपए आउटस्टैंडिंग थे? 10 रुपए, और तुमने मुझे सिर्फ अभी तक कितने रुपए दिए हैं? 3 रुपए दिए हैं। तो बताओ क्या 7 रुपए अभी भी बचे ना आउटस्टैंडिंग? और जो चीज अभी तक बची है वो साल के कब तक जाएगी? एंड तक जाएगी। अब देखो स्टार्टिंग में कितने आउटस्टैंडिंग थे? 6000, और इस साल तुमने सिर्फ कितने लिए हैं? 5000 लिए हैं। इस साल कितने रुपए का सब्सक्रिप्शन हमें मिला है? 5000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिला है। तो बताओ 1000 रुपए का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं मिला। देखो 6000 का सब्सक्रिप्शन था और 5000 रुपए ही मिल पाए, मतलब कि 1000 का सब्सक्रिप्शन अभी तक हमें नहीं मिला, जो कि एंड तक जाएगा, जो कि हमारा एंड तक जाएगा। तुम सोच रहे होंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 3-3 सब्सक्रिप्शन दे रखे थे, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका क्या? 18-19 का। मुझे बताना 2018-19 का सब्सक्रिप्शन हम 2018 में लेकर बैठ गए, अगले साल का सब्सक्रिप्शन हमने स्टार्टिंग में ले लिया, मतलब पहले ही ले लिया। तो बताओ ये एडवांस है ना, और एडवांस वाला पैसा हो चाहे आउटस्टैंडिंग वाला पैसा हो, दोनों का कनेक्शन किससे होता है? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में ही आएगा, लेकिन इस वाले की बात मैं बाद में करूंगा। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आउटस्टैंडिंग टोटल कितना रहा? एक 5000 और 1000, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना रहा? 6000 का। बोर्ड पे देखना इधर, तुम्हें क्या लिखना है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और कौन कौन से सब्सक्रिप्शन आएंगे? एक तो 5000 रुपए का सब्सक्रिप्शन। कैसे आया है ये? 25 में से माइनस कर रहा है तुमने 20, मैंने शॉर्ट में लिख दिया 25 माइनस 20। तुम्हें क्या लिखना है? 25000 माइनस 20000, तब जाके कितना निकला? 5000। और एक सब्सक्रिप्शन है 6000 में से क्या माइनस कर दिया? 5000, तो कितना सब्सक्रिप्शन आ गया है? 1000। तो टोटल आउटस्टैंडिंग आ गया 6000 रुपए का सब्सक्रिप्शन। कितने रुपए का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड चला गया? 6000 रुपए का सब्सक्रिप्शन। हाथों हाथ में तीसरे सब्सक्रिप्शन का भी हिसाब किताब बता देता हूं। मुझे बताओ तुमने 2018-19 का सब्सक्रिप्शन अभी ले लिया, तुमने 2018-19 का सब्सक्रिप्शन कब ले लिया? इसी साल ले लिया, एडवांस से ले लिया ना। आउटस्टैंडिंग तो यहां पर आता है लेकिन एडवांस यहां पर आता है, तो कितना एडवांस से ले लिया? 4000। हाथों हाथ इसको भी लिख दो, लेकिन ये अमाउंट उधर नहीं आएगा, ये अमाउंट इस साइड आएगा। तो लिखो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। और कितने रुपए एडवांस में ले लिए? 4000 रुपए। उस वाले एग्जांपल पर गौर करना कि 10 रुपए का आउटस्टैंडिंग था, तुमने मुझे अभी तक सिर्फ कितने रुपए दिए हैं? 3 रुपए, तो 7 रुपए एंड तक जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से सब्सक्रिप्शन है, स्टार्टिंग में कितना आउटस्टैंडिंग था? 6000, और कितने रुपए आए हैं अभी तक? 5000, मतलब 1000 रुपए एंड तक जाएंगे। सब्सक्रिप्शन कितना बनता था एक साल का? 25000, जबकि कितने मिले हैं? 20000, तो 5000 रुपए एंड तक जाएंगे। हर एक सब्सक्रिप्शन एंड तक जाता है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन का काम हो गया खत्म। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में देखते हैं अगली आइटम क्या है। तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखी हुई है बिल्डिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या लिखी हुई है? बिल्डिंग। तो जरा क्लोजिंग में आ जाओ, लिखो बिल्डिंग। कितने रुपए की बिल्डिंग है? 2 लाख। देखते हैं कि क्या हमने कुछ और बिल्डिंग तो नहीं खरीदी। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ढूंढो, अपने क्वेश्चन के अंदर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखो क्या कोई बिल्डिंग तो नहीं लिखी भी। अगर बिल्डिंग नहीं लिखी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ढूंढो कि क्या कोई बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन तो नहीं लगा हुआ। अगर बिल्डिंग पर कोई डेप्रिसिएशन लगेगा तो तुम्हें मालूम है ना वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर क्या किया जाता है? माइनस। उस डेप्रिसिएशन को क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर हमेशा हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अगर कुछ नहीं है तो लिख दो 2 लाख रुपए की बिल्डिंग। अगली आइटम देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में, अगली आइटम है ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर। जल्दी से ऊपर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखो क्या मैंने और फर्नीचर तो नहीं खरीदा। अगर मैंने थोड़ा बहुत भी और फर्नीचर खरीदा है तो वो जुड़ जाएगा।
अगर और फर्नीचर नहीं खरीदा तो अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखो, फर्नीचर पर क्या कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं लगा हुआ। देखो फर्नीचर कितने का खरीदा था, 20,000 का, और शायद इस पर डेप्रिसिएशन लगा है 10%। तो फर्नीचर पर जो 10% का डेप्रिसिएशन लगा है वो आएगा 2,000, यानी कि लिखो लेस डेप्रिसिएशन 2,000। तो कितने रुपए का फर्नीचर रिमेनिंग बच गया, 18,000 रुपए का। ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर देखो अगली आइटम क्या है, बुक्स। ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर नेक्स्ट आइटम क्या लिखी हुई है, बुक्स। हाँ बुक्स पहले लिखो और फिर देखकर बताओ क्या ऊपर हमने बुक्स तो नहीं खरीदी थी। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखो, अगर बुक्स खरीदी है तो वो जुड़ जाएंगी। पहले तो हमने बुक्स कितने की खरीदी थी, 20,000। और देखो रिसीट्स एंड पेमेंट के अंदर भी हमने बुक्स खरीद रखी हैं। अपने क्वेश्चन के अंदर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को गौर से देखो, हमने बुक्स खरीदी हैं, थोड़ी सी बुक्स और खरीदी गई हैं। 10,000 रुपए की बुक्स हमने एक्स्ट्रा और खरीद रखी हैं। तो कितने रुपए की बुक्स और खरीद रखी है हमने, 10,000 की, तो उसको हम करेंगे ऐड। लिखो ऐड 10,000। देखते हैं बुक्स पर कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं लगा था। किताबों पर भी लगता है भाई, हर एक एसेट पर लगता है, फिलहाल बुक्स पर नहीं लगा था, तो इसको टोटल बाहर भेज दो 30,000। और देखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर क्या है। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर और आइटम नहीं है, अब फिर भी अभी एसेट को टोटल मत करना, टोटल हमेशा एंड में करे करो। अब जरा लायबिलिटी में आ जाओ। हाँ ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटी के अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में लिखा हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्या लिखी हुई है, सैलरी। अब जरा हम सैलरी पर गौर करते हैं। एडजस्टमेंट पर आ जाओ, एडजस्टमेंट नंबर बी, एडजस्टमेंट नंबर बी। देखो ऑन 31 मार्च 2018 सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000। बताओ 31 मार्च 2018 ये हमारा क्लोजिंग होता है ना। 31 मार्च 2018 की जो डेट होती है वो हमारी क्लोजिंग डेट होती है। मतलब ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है ये एट द बिगिनिंग नहीं है, ये एट द एंड है। तो लिखो सैलरी आउटस्टैंडिंग, और कितने रुपए की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, 2,000 रुपए की। लिख दो 2,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में वापस आ जाओ, देखकर बताओ ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर अब क्या है। अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कैपिटल फंड। तुम्हें मालूम है ना कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में डायरेक्ट आता है। तो लिखो कैपिटल फंड, मैंने शॉर्ट में लिखा है एफ। कितने रुपए का कैपिटल फंड है, 2,47,000 का। मैंने तुम्हें बता रखा है अगर सरप्लस होता है तो कैपिटल फंड में जुड़ जाता है। अगर सरप्लस होता है तो कैपिटल फंड के अंदर ऐड हो जाता है, और अगर कोई डेफिशिएट होता है तो कैपिटल फंड के अंदर माइनस हो जाता है। समझ रहे हो ना। अगर कोई सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, और अगर कोई डेफिशिएट होएगा तो सरप्लस तो कैपिटल फंड में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ सरप्लस आया था या डेफिशिएट आया था, हमारा आया था सरप्लस। तो सरप्लस को क्या कर देंगे, ऐड। लिखो ऐड सरप्लस। कितने रुपए का सरप्लस आया था, 5,000 का। हाँ टोटल ये तुम्हारा बैठेगा 7 और 5 12, यानी कि 252, 2,52,000 है ना। 2,52,000 आएगा सरप्लस ऐड करने के बाद। सही सही है, इतना ही आएगा। ठीक है। हाँ अब चेक कर लेते हैं कि कोई आइटम कहीं पर भी रह तो नहीं गई, क्योंकि बैलेंस शीट से तो मैंने सारी आइटम ले ली, मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट से तो सारी की सारी आइटम उठा ली। अब जरा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को देखते हैं एक बार, 2 मिनट लगते हैं बस देखने में। देखो बैलेंस बीडी जा चुका है, सब्सक्रिप्शन हो गया, रेंट का भी हिसाब हो गया, प्रॉफिट हो गया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हो गया, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बुक्स, न्यूज़पेपर, बैलेंस सीडी, ये सारी चीजें हो गई। अब जरा नीचे एडजस्टमेंट देख लो। ए के अंदर सब्सक्रिप्शन है, इसका भी हिसाब हो गया। बी के अंदर सैलरी है, इसका भी हिसाब हो गया। सी के अंदर बिल्डिंग फर्नीचर बुक्स है, इनका भी हो चुका है। और डी के अंदर डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पर, ये भी हो गया। अब तुम इस बैलेंस शीट का टोटल कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं शायद इस बैलेंस शीट का टोटल एक ही बार में सही आ जाए और बराबर आ जाए। ठीक है, आना चाहिए।